रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय कि वक्त भी आज ठहर जाए, चिंताओं के इस अरण्य में सुख दुख का अविसिंचन। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सबों का साहित्य आजकल के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साहित्यकारों से साक्षात्कार के एपिसोड नंबर 8 में आज मैं आपको पूर्णिया के चर्चित लोकप्रिय कवि से रूबरू कराने वाला हूं, जिन्होंने यायावर पुस्तक का सृजन किया है। हमारे बीच आज वो उपस्थित हैं। पुनः आपका हमारे बीच सिर्फ त्रिलोकेश्वर तरुण सर ही नहीं बल्कि पूर्णिया के लोकप्रिय कवि होने के साथ साथ चिकित्सक जगत में भी उन्होंने अपनी पहचान अलग ही स्थापित किए हैं। वो मौजूद है डॉक्टर कमल किशोर वियोगी सर। आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इनसे कई सारे सवालों से भी रूबरू कराऊंगा जिनका जवाब साक्षात्कार के इस एपिसोड में सर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साहित्य आजकल के द्वारा लगातार साहित्यकारों से साक्षात्कार का एपिसोड जारी है। यदि आप भी अपना साक्षात्कार देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म की लिंक दे दी गई है, आप उस पर आराम से फॉर्म भर देंगे तो साहित्य आजकल की टीम जरूर आपसे संपर्क करेगी। तो चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि पूर्णिया के चर्चित साहित्यकार त्रिलोकेश्वर तरुण सर के आवास पर अभी हम मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर के चौधरी सर से कि तरुण सर का आप परिचय हमारे तमाम दर्शकों को दें। साहित्य आजकल के माध्यम से दुनिया भर के जुड़े हुए इस लोकप्रिय चैनल के श्रोताओं, इसको लाइक और अपने कमेंट द्वारा हमारा सम्मान और उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को साधुवाद देता हूं। शुक्रिया। आज अपने सरकारी सेवा से निवृत्त इंजीनियर त्रिलोकेश्वर तरुण के आवास में हम लोगों ने इनसे संपर्क किया है और बड़ी मुश्किल से यह समय मिला है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद भी इनका मानना है कि वो जीवन में भी टायर्ड ही नहीं हुए हैं, तो रिटायर्ड का प्रश्न कहाँ है। और निरंतर उनकी लेखनी समाज के हित में, राष्ट्र के हित में आग उगल रही है, युवाओं में जोश का संचार भरती है। कभी कभी तो खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जोश, जज्बे और जुनून से लवरेज इस महान साहित्यकार, कवित्व प्रतिभा के धनी, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद की प्रांजल भाषा और पूर्णिया के पंत कहे जाने वाले पंडित तेज नारायण राय तेज के बाद बहुत ही प्रांजल भाषा में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उद्घोष को स्वर दिया है। हम साहित्य आजकल के माध्यम से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज अपनी अंतर्वीक्षा करने का हमारी टीम को मौका दिया है। मैं उन्हीं की पंक्तियों से उनका परिचय कराता हूं। सहज सरल प्रेममय जीवन जल कर राख हुआ है, सहज सरल प्रेममय जीवन जल कर राख हुआ है, रूप रंग रस गंध तिरोहित बरबस पड़ा हुआ है। मैं दोषी किस लिए और किस पर है दोष दनुज का, अति संधारण करने वाला या कुठार पर लिज का। तो ये पुस्तक का सबसे मार्मिक पक्ष है कि जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो यह शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आदरणीय त्रिलोकेश्वर तरुण ने उन 5 तत्वों
जिनसे समाहित है पंचभूत, पंच महाभूत और उनकी पंच तन्मात्राओं का सम्यक विवेचन इस पुस्तक में किया है। और उन्हीं चैप्टर को उन्होंने अपने खंड के रूप में क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, फिर पंच तन्मात्राओं का जो सूक्ष्म विवेचन किया है, यह निसंदेह कोई कलम के जादूगर और कलम के कारीगर ही कर सकते हैं। एक और पंक्ति से मैं आपको ताल्लुकात कराता हूँ। मैं तो ख्याल हो गया हूँ, जब जब भी ये पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मन नहीं भरता है। पत्थर को दूध नहावे या गाली दे, क्या है अंतर, अंतस सूख गया हो, जिसका निश्रित हो कैसे निर्झर। जीवन के इस पड़ाव में जिन्होंने 72 वसंत देखे हैं और लेखनी सूखी नहीं है, लेकिन समाज में जो विश्वास, जो प्रेम, जो करुणा का वो बीज बोना चाहते हैं, उसके प्रस्फुटन में लगता है कि रेत सी आ गई है, बालूका में एक रेगिस्तान दिखाई देता है। साहित्य का वह भाव सूखता हुआ नजर आता है। 100 अर्थ होता है संग का, साहित्यस्य भावा साहित्यम। और अभी अभी इन्होंने ही बताया कि 100 अकेले उच्चारित नहीं होता, स यानी 100 के साथ अ, और आ यानी सा, और ही यानी अ और ही, और अही का अर्थ होता है सर्प। यानी अगर संग नहीं हो, साहित्य की भावना नहीं हो, तो फिर हम सर्प जैसे लोगों का वो वैसे जैसे मानवोचित अमानवोचित व्यवहार करने को हम बढ़ावा देते हैं। तो निसंदेह हम विष फैलाने वाले नहीं हैं। समाज में फैले हुए विष को हम उतारना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात ये कह देना चाहते हैं, मगर मैं अपने अग्रज तुल्य आदरणीय तरुण जी को कहना चाहता हूं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं। और पागल ही कभी हो सकता है, पागल ही कभी हो सकता है, पत्थर को भी पंख बनाकर उसमें कमल खिला सकता है। तो मैं इसे यही उम्मीद के साथ चाहूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आदरणीय त्रिलोकेश्वर तरुण सर, आप हमारे तमाम जो साहित्य आजकल के माध्यम से आपको जान रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप अपने विषय में कुछ ऐसी बात बताएं। चूंकि आप पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं और इंजीनियर रहते आप में साहित्य के प्रति ललक उत्पन्न कैसे हुई, ये हमारे तमाम साहित्यकार जानना चाहते हैं। देश भर के तमाम युवा पीढ़ी जानना चाहते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अपनी कदम को रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप हमें जानकारी दें। धन्यवाद। आदरणीय महानुभाव, कवि स्रष्टा होता है और दृष्टा भी होता है। मुझे साहित्य की ललक 1963 से मैं लेखन कार्य में रहा और साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद भी मुझे साहित्य के प्रति इतनी अभिरुचि थी कि मैं समय निकाल करके साहित्य के प्रति अपनी साधना करता था और जो कुछ तत्कालीन विचार होते थे उसको मैं लिपिबद्ध करता रहता था। उसी संदर्भ में बहुत सी फुटकर रचनाएँ हुई, बहुत से, और पहली पुस्तक यायावर, जिसमें कि यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ स्वभाव, जो कभी अस्थिर नहीं होता है, बराबर चलायमानी रहता है, और जिसको आप कह सकते हैं कि ये यायावरी वृत्ति अर्थात जो घुमक्कड़ है। आप एक जाति होती है जो बाहर घूमती रहती है और जगह जगह पर जाकर पड़ाव लगाती है और अपना जीवन चलाती है, लेकिन वो कहीं अस्थिर अपना घर नहीं बनाती है। यायावर उसी को कहते हैं। और हमारे लिए सबसे ज़बरदस्त यायावर कौन है? हमारा मन। हाँ। वो कभी जो है सो अस्थिर नहीं होता है। आप खुद अपने से अब देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कभी भटकते हुए वो कभी उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाता है और कभी पताल में चला जाता है, लेकिन वो वही मन जो है सो हमें भरमाता रहता है, हमें घुमाता रहता है, हमें नचाता रहता है। उसी आदरणीय त्रिलोकेश्वर तरुण सर, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने मुख से अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर सुनाएं। स्वरचित कर, मैं यायावर से ही आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल, स्वागत है।
मृण्मय दीपक तुझे मिला क्या, केवल तिल तिल कर जलना। जरा मरण की क्रूर नियतियों, अंधकार निज तल धरना। चिंताओं के इस अरण्य में सुख दुख का अविसिंचन, पीड़ाएं अति मुखर कभी तो मूक बना अवचेतन। बड़ी घुटन है और जलन है आंखें पर सब मीचे, मानवता के उपवन हमने कांटों से ही सींचे। क्यों तटस्थ और मूक बने हैं, प्रश्न यही गुरुतर है। इसके निदान क्या समाधान, हे देव कोई उत्तर है। मुझ में भी है हृदय शेष, और माँ का दूध पिया है। जननी की पीड़ा देखी है, पीड़ा में ही जिया है। हार नहीं जीवन से मानी और नहीं अवघाती, किंतु हत प्रभ देख नियति फटती मेरी छाती। अपमानित जीवन से अच्छा डूब कहीं मर जाना, रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाना। क्षमा करें अब उचित यही, हम अपनी अपनी राह चलें। बिल्कुल अनुचित और उचित का निर्णय छोड़ भाग्य सराह चले। व्यर्थ नहीं कुछ भी धरती पर, सबकी अपनी पहचान यहाँ। फिर अपनी पहचान भ्रमित क्यों, क्यों जन्म मरण का फेर यहाँ। बुद्धि विवेक क्या मिला इसलिए, भोगवाद ही पले बढ़े। मानव जीवन की सार्थकता, गंतव्यहीन अज्ञात बढ़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साहित्य आजकल के माध्यम से आपने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति को सुना है, इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। और तमाम श्रोता जो अभी देख पा रहे हैं सर की इतनी सुंदर और संदेशप्रद यह प्रस्तुति को सुना है, आप कमेंट कर जरूर जानकारी दें। और दोस्तों, यदि आप साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और शेयर करें, क्योंकि तमाम साहित्यकारों को दुनिया भर के तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचानी हम और आपका दोनों का यह कर्तव्य है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच, ऐसे तो हमारे बीच अभी तो है ही, लेकिन आप साहित्य आजकल के माध्यम से कई बार आप देख चुके हैं वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्णिया के लोकप्रिय चर्चित चिकित्सक, जिन्होंने अपनी साहित्यिक सेवा करते हुए चिकित्सा सेवा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हम युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर वियोगी सर से आप अपनी कुछ कविता या टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय त्रिलोकेश्वर तरुण जी की कविताओं का जो भाव, जिस संयमित भाषा का, जी प्रांजल भाषा का, और जितने शब्दों की गहराई जिस तरह से अंतर मन में उतर रही है कि मैं निःशब्द हुआ हूं। और इस कवि के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शब्दों की प्रांजलता के साथ साथ शब्दों की गूढ़ता और वह अंतस के जिस परिदृश्य को उजागर करती है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सारी पंक्तियां काबिल तारीफ हैं, काबिल दाद हैं। उनकी पंक्तियों को सुनने के बाद कुछ कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। एक कवित्री है खगड़िया की, वो लिखती हैं, मन पर्वत पर नर तन करता, मन पर्वत पर नर तन करता, मन सागर में करतन करता। मतलब ये मन इतना चंचल है। आदरणीय कुमारी ज्योति नव्या जी जो एडवोकेट हैं रांची में, उन्होंने लिखा है, हर पल पास होने का आभास कराते हैं। हर पल पास होने का आभास कराते हैं, उमंगों से भरी आस विश्वास जगाते हैं,
कुछ अनकहे अल्फाज बताते हैं और कुछ सुनहरे सपनों को भी देख पाते हैं। तो ये पुस्तक उस ओर इशारा करती है। अटल जी ने भी कहा है, इन्होंने कहा है कि अपमान का विष पीकर कोई व्यक्ति क्या जिंदा रहेगा, वह मृत व्यक्ति के सम्मान है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी अटल जी ने, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। कवि नए गीतों का सृजन करते हैं, नवगीत लिखते हैं, और इसीलिए जिंदगी जो संघर्ष है, अपमान गरल पी कर प्रतिपल, अपमान गरल पी कर प्रतिपल, तेरा वह स्नेह ही चला गया, पर देखो तेरे खातिर, पर देखो तेरे खातिर, फूलों का गजरा सजा गया। बहुत सुंदर। तो कवि का काम है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता सुलभ कराए और वह फूलों का गजरा बना दे, तब हम एक नए इतिहास को जन्म देंगे। और मैं दुष्यंत के इन शब्दों को फिर से युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों में नया विश्वास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम से नया इतिहास पैदा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन में अंधेरा है, लेकिन हमें उजाला लाना है। मैं त्रिलोकेश्वर सर से चाहूंगा कि एक बात जो कि हर कोई अभी जानना चाह रहा होगा, आपने सर कहा कि 1963 ईस्वी से 1960 ईस्वी से साहित्य के प्रति आपकी ललक जगी, किंतु आपने ये भी बात कहा कि यह आपकी पहली पुस्तक यायावर है। तो आखिर इतना समय कैसे एक पुस्तक बनने में? बात असल ये है कि मैं तो सरकारी नौकर था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर पोस्ट था मेरा। अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए और रचनाओं को सजाते संवारते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। और जब रचनाएं सब परिपुष्ट हुई, मेरा एक मानना था कि रचना ऐसी ना हो ताकि जो समाज में जाए या जो पाठक के पास जाए तो वो उसमें समझे कि ये त्रुटियाँ हैं। इसलिए मैं पहले इसको बिल्कुल संतुष्ट होना चाहता था और जिसके चलते बहुत से विद्वान मनीषी लोगों से संपर्क किया और इसके बारे में बहुत सा मैंने डिस्कशन किया। और तब उसके बाद जो है आपके पास जो अवसर, और इस बात में बता दूँ कि इस यायावर लिखने के क्रम में मैं लगभग समाधिस्थ था। अच्छा, यही लिखते थे, समाधिस्थ था। और 13 दिन तक मैं जो है सो इतनी समाधि स्थिति में खाना पीना नींद सब खत्म मेरी हो गई थी। और इस किताब रचना, इससे मैं मानता हूँ कि इस किताब के संरचना में ईश्वर ने, भगवती ने, खास करके सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने हमको नवाजा। शायद संभवतः कि लोग तो जब तक जिंदा रहते हैं अपनी कृति से बड़े प्रख्यात होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने मुझसे मांगा था कि हे भगवती मुझे ऐसी चीज़ दो कि मैं नहीं रहूँ तो भी लोग मुझे याद कर सकें इस माध्यम से। और इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिया, गुह्य परमात्मा। और ये यायावर की लाइन है। और दूसरी बात इसमें एक शाश्वत प्रश्न मेरे जो दिमाग में बराबर उठा वो ये उठा कि बारंबार पूछता कोई, कहो कहाँ से आए कौन। बारंबार पूछता कोई, कहो कहाँ से आए कौन, किस निमित्त औचित्य लिए यह जीवन बोझ उठाए मौन। वाह वाह, बहुत प्रांजल भाषा, बहुत सुंदर। और ये प्रश्न है, शाश्वत प्रश्न है। इसका उत्तर अगर आप समझ सके तो आप ईश्वर को साधने में कोई दिक्कत नहीं है। यही शाश्वत प्रश्न प्रत्येक के लिए है। प्रश्न का उत्तर सर चाह रहे हैं कि कोई दे दे, जो दे देगा मैं उनके विषय में भी सर को जाकर जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद। चाहूंगा मैं कि आप एक अपनी कविता जरूर प्रस्तुत। अच्छा, नहीं, इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जीवन के बारे में मैंने कहा है कि जीवन का संग्राम जटिल,
जीवन का संग्राम जटिल है, कहीं पीयूष गरल भी, कहीं अमृत है कहीं विष है। जीवन का संग्राम जटिल है, कहीं पीयूष गरल भी, अदृष्ट कोण के मतभेदों से कहीं कठिन तो सरल भी। वाह वाह। कहीं अच्छा, एक आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तमाम दर्शकों, आप अपने चाहने वालों को आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक यह बात है सर जो कि तमाम साहित्यकारों के मन में यह होती है, मैं आपके माध्यम से इन तमाम दर्शकों के मन के कौतूहल को शांत करना चाहता हूं। मैं एक छोटी से सवाल पूछने का आज्ञा चाहता हूं। कहा जाए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि सर की तमाम जन जन के लोग जो साहित्य आजकल को या किसी भी अन्य पटल को देख रहे हैं, मैं हरे कृष्ण प्रकाश लगातार कोशिश करता रहता हूं कि हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, साहित्यिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। क्या लेकिन यह संभव सभी के माध्यम से यह कोशिश नहीं की जा रही है। आप जन जन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि साहित्यिक चीजों को आगे किस प्रकार से सहयोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, साहित्य तो बिखरा पड़ा है समूचे जनजीवन में, लेकिन मुझे वही पकड़ना है जो हमको कुछ क्रिएटिव, माने संरचनात्मक, जो हमको क्या कहते बना सके और हम कुछ कर सकें। एक छोटी सी रचना जो यहाँ पर चाहूँगा कि आप लोगों को प्रस्तुत करूँ। बिल्कुल, मैं आपसे सर मैं आपसे आपकी रचना जरूर सुनना चाहूँगा और तमाम दर्शकों को सुनाना चाहूँगा, लेकिन यह समय एक ऐसे ही प्रश्न का है जिसका जवाब बिना लिए यह एपिसोड भी पूर्ण नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं चाहूँगा कमल किशोर चौधरी सर से कि आप यह जानकारी दें हमें, तमाम जन जन को किस प्रकार से साहित्यकारों का मदद या सहयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने अभी कहा ही है, साहित्यस्य भावा साहित्य। अगर आप दूसरे की हित की भावना नहीं सोचते हैं, आज जो सबसे बड़ा डिटोरिएशन हुआ है, मतलब उसको मैं तो खराब शब्दों में अधःपतन कहना चाहूँगा कि एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार से ईर्ष्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, किसी को अगर कोई अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन बस लोग खाना पूर्ति करते हैं और खाना पूर्ति के नाम पर जो है सो उनको बधाई दे देते हैं, लेकिन मन में एक विष और एक नफरत पाले हुए हैं। और यही नहीं, जो साहित्यिक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो साहित्य आजतक हो, चाहे साहित्य आजकल हो, चाहे विभिन्न तरह की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, प्रगतिशील लेखक संघ है, जन संस्कृति मंच है, कस्बा सांस्कृतिक मंच है, जन लेखक संघ है, इन तरह के तमाम मंचों को सहयोग करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। मान लीजिए अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप सिर्फ चाहते हैं कि लोग हमको बुलाए, हमको आसन दे, हमको कुर्सी दे, हमको मुख्य अतिथि बनाए, अध्यक्ष मुझे बनाए, मंच संचालक बनाए, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के कार्यक्रम में किसी से चंदा लेने की बात होती है, सतरंजी बिछाने की बात होती है, पोस्टर टांगने की बात होती है, तो आप न शरीर से मदद कर रहे हैं, न आप अर्थ से मदद करते हैं, और बल्कि अगर वो 90% सफल हुआ तो 10% जो आपकी नज़र में उसकी त्रुटि रह गई, उस त्रुटि को आप अकेले में भले ही कहें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप बोल करके उसकी खींचा लेदर न करें। इससे साहित्य में आगे बढ़ने वाले का जो है आत्मबल गिरता है। मैं चाहूँगा कि जो भी आदमी, खास करके मैं तो यहाँ के परिदृश्य में कहूँगा कि अभी जो YouTube चैनल लोकप्रिय है, साहित्य आजकल है, आइडियलाइज है, ये लोग जो साहित्यिक लोगों से मिलते हैं तो उनको सम्मान, सबसे पहले तो सम्मान दीजिए, और संभव हो तो आप अर्थयोग कीजिए। और तीसरा कि इसके प्रचार प्रसार की भूमिका के लिए क्या है कि कभी अपने यहाँ कभी सम्मेलन बुलाइए। बहुत सारे लोग हैं कि लोग मुझे बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों से मैं साहित्य में जितना सक्रिय हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरे के यहाँ कविता पढ़ना चाहते हैं। और तात्पर्य यह है कि यह होना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। बल्कि एक और ईर्ष्या होती है कि कोई उम्र दराज है, 80 बरस के हैं, 85 बरस के हैं, 65 बरस के हैं, उसकी कविताओं में दम हो नहीं हो, और लोग उनको कहते हैं बड़ी साहित्यकार, बड़ी साहित्यकार। हो सकता है कुछ युवाओं में भी दम हो, बिल्कुल, और उन युवाओं में भी अगर दम है, जो आदमी 25 साल की उम्र में बढ़िया कविता लिखता है, 28 साल की उम्र में अच्छी कविता लिखता है, मंचों पर जमता है, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत होता है, और आप नाक मुंह से कोड़िएगा तथा करिए बड़ी साहित्यकार, तो ऐसे भावी पीढ़ी का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है,
कि बहुत सारे लोग जो पहले से कविता लिखते हैं, जिसके हृदय में कविता का अंकुर था, ऐसे लोगों के पंखों को मैंने हवा दी है। चाहे वो मामला खगड़िया का हो, मुंगेर का हो, बेगूसराय का हो, पटना का हो, भागलपुर का हो, बांका का हो, अररिया का हो, पूर्णिया का हो, किशनगंज का हो, मधेपुरा का हो, सहरसा को हो, जिन जिलों में भी मैं जाता हूँ, हमारी कोशिश होती है कि नवोदित साहित्यकारों को, जो नई पीढ़ी के हमारे नई पौध हैं, जो हमारे साहित्यिक विरासत को आगे ले जाएंगे, मैं आज के इस साहित्यिक एपिसोड के माध्यम से तहे दिल से उसका स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन करता हूं और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। तू थक के न बैठ, उड़ान अभी बाकी है। तू थक के न बैठ, उड़ान अभी बाकी है। तूने मापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही अनमोल जानकारी तमाम श्रोताओं के साथ साथ हमें भी दिया है। मैं भी इसे आप साथ करता हूं, क्योंकि दोस्तों बिना साझा किए कुछ नहीं होगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने लोगों को ये साझा नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या इसमें पैसे लगती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो मेरा उद्देश्य और मेरा मानना भी है, कहीं ना कहीं अगर 100 लोगों तक साहित्यिक चीजें जाती है, उसमें से 10 ऐसे लोग होंगे जो इस साहित्य चीजों को आत्मसात करके अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूंगा तिरलेश्वर सर से कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें अपनी भाषा में, एकदम शानदार प्रस्तुति। नहीं, अभी कमल किशोर जी ने बहुत व्यावहारिक बात कही, बिल्कुल, और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। सर एक और है कि अक्सर लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके ही चाहने वाले, हमें ही चाहने वाले, साहित्य अच्छी सामग्री को साझा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पहचान बढ़ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इनका उद्देश्य, तमाम साहित्यकारों का उद्देश्य है कि साहित्यिक चीजें लोगों तक पहुंचे, वो उसे पढ़े, आत्मसात करे, अपना मानसिक विकास करे और साथ ही साथ अच्छी बेहतर सृजन करे। यही उद्देश्य है। मैं एक अपनी फुटकर रचनाओं में से एक रचना आप सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुना जाए। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय कि वक्त भी आज ठहर जाए, गहराए वो उन्मत्त नशा जो जीवन भर न उतर पाए। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय कि वक्त भी आज ठहर जाए, गहराए वो उन्मत्त नशा जो जीवन भर न उतर पाए। बहके कुछ क्षण मदिरा पीकर फिर वही दीवा वो वही रात, छलकाओ प्रेम मदिर ऐसा भूलूं सारी मैं कल की बात। ये मदिरा है कैसी मदिरा जो चढ़कर क्षण में उतर जाए। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय कि वक्त भी आज ठहर जाए, गहराए वो उन्मत्त नशा जो जीवन भर न उतर पाए। खिलती कलियों की मुस्काने, बिखरे पतझर की धूल धूल, सुख दुख की गहन तमिश्रा में उलझे सुलझे मेरे दुकूल। मेरी लज्जा का अवगुंठन, घूंघट, मेरी लज्जा का अवगुंठन कहीं और अधिक न सरक जाए। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय कि वक्त भी आज ठहर जाए, गहराए वो उन्मत्त नशा जो जीवन भर न उतर पाए। वाह वाह वाह, क्या स्वर है। अब लास्ट। चंचल उद्वेग जरा रुक जा। जब ईश्वर से या अपने प्रिय से जब मिलन होता है तो क्या क्या बाधक होते हैं, उसका चित्रण यहाँ किया गया है कि चंचल उद्वेग जरा रुक जा, ठहरो
ठहरो हे चपल नयन, सांसों के ताल जरा सम होने दो उनसे मेरा मिलन। चिर परिचित मेरी अभिलाषा, फिर दूर क्षितिज पे बिखर जाए। छेड़ो कुछ ऐसा राग प्रिय, जो वक्त भी आज ठहर जाए। गहराए वो उन्मत्त नशा, जो जीवन भर न उतर पाए। वाह वाह, क्या मार्वेलस पंक्तियां हैं मेरे बंधु। एक पंक्ति अचानक हमको याद आ गई। छेड़ना शब्द आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा तान, ऐसी राग, प्रेम, ऐसी मुरली की तान छेड़ी जाए कि सारा कुछ उस प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, हम अपने अहंग को भूल जाएं और प्रभु में समर्पित हो जाएं। मन तो चंचल है, मन तो चाहता ही है। मत छेड़ो इस झील को, मत छेड़ो इस झील को, कंकड़ी मारो नहीं, पत्थरी डारो नहीं। पुलक करने में तुम्हें उन्मेष होता है और लहर बनने में सलील को क्लेश होता है। पुलक करने में तुम्हें उन्मेष होता है, लहर बनने में सलील को क्लेश होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। साहित्य आजकल से आप देख रहे हैं साहित्यकारों का साक्षात्कार एपिसोड नंबर 8। दोस्तों, यदि आप भी साहित्यकार हैं या आप अपने जानने वाले साहित्यकार को आप जानते हैं, तो आप जरूर उनको हमारा यह वीडियो, यह कार्यक्रम जरूर साझा कर दें, ताकि साहित्य आजकल की टीम उनके लिए भी कार्य कर सके और वह भी साहित्यकारों से साक्षात्कार के एपिसोड में शामिल हो सके। अभी हमारा साहित्य आजकल का नीचे दिया गया नंबर है और इस नंबर पर आप संपर्क आसानी से कर सकते हैं। नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जाते जाते सर हम कहना चाहेंगे, आप अपने तमाम चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी समझ से जो अभी जो जीवन में ह्रास हुआ है, जो पॉलिटिकल का ये राजनीतिक क्षेत्र में ये सब इसलिए हुआ है कि लोग साहित्य से कट गए हैं, लोग दूर हो गए हैं, जिसके चलते कि संस्कृति लोप होते जा रही है। और हमारा भारत का जो संस्कृति है, उसे साफ मैंने यावर में भी कहा कि केवल भौगोलिक परिवेश का भारत नाम नहीं है। बाबा, बिल्कुल, केवल भौगोलिक परिवेश का भारत नाम नहीं है, यह विचार संवर्धन का अधिनायक श्रेष्ठ मई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए बंधु, साहित्य से जुड़िए और साहित्य से जुड़ेंगे तो आपको संस्कार मिलेगा और तब आप धन्य होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और सराहनीय बातों को सर आपने तमाम दर्शकों के बीच रखा। मैं चाहूंगा वियोगी सर, आप भी जाते जाते अपने तमाम चाहने वालों को कुछ जानकारी प्रेषित करें। बहुत सुंदर बात अभी तरुण जी ने कह ही दिया है कि जब तक हम साहित्य से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा मानसिक नैतिक विकास नहीं होगा। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, और अंधा है वह देश जहां आदित्य नहीं है। तो साहित्य के बिना देश में नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानसिक बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं साहित्य की पैरोकारी करते हुए कहता हूँ, साहित्य से जुड़िए, साहित्य को लाइक कीजिए और अपडेट होइए साहित्य आज तक के साथ, साहित्य आजकल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अंततः मिलते हैं फिर से।